गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जुलाई वीक का करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है, वीक 1 का स्टार्ट किया हुआ है। अब उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो उसी में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? तो इसे लिखा है कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ ने। कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले देखते हैं ये बुक रिलीज किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी बुक होती है उसको रिलीज किसने किया हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं आपके के.टी. पटनायक जी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। लिखी ये थी आपकी एम.वी. रविंद्रनाथ जी ने, जिन्हें वीर चक्र भी मिला है क्योंकि इन्होंने 1999 में जो आपका कारगिल वॉर हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छा इन्होंने उसमें रोल प्ले किया था। तो बुक का टाइटल है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट और ऑथर है आपकी वीर चक्र अवार्डी लेट कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ। लिखी इन्होंने पहले थी, 2018 में इनका निधन हो गया है, लेकिन लॉन्च ये बुक अभी हुई है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्टेरॉइड विल बी स्टडीड बाय इसरो along with Japan, NASA and European space agencies when it is closest to Earth in 2029? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपकी बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं। तो आपने याद रखना है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट लिखी है एम.वी. रविंद्रनाथ जी ने। और साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एस्टेरॉइड है जिसको अभी मिल के, मतलब कि इसरो, जापान, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब मिलके इसे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कब करेंगे? जब ये 2029 में अर्थ के काफी नजदीक आ जाएगा। तो ये है आपका एस्टेरॉइड 99942 एपोफिस। तो इंडियन स्पेस एजेंसी विल कंडक्ट स्टडी ऑफ एपोफिस एस्टेरॉइड। इसरो, हमें पता है कि हमारी इंडिया की क्या है, स्पेस एजेंसी है, और उसके जो चेयरमैन है, ये भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसरो का चेयरमैन कौन है, तो वो है एस सोमनाथ। He said that the Indian Space Agency will conduct a study of Apophis asteroid। और Apophis asteroid ये भी आपने नाम याद रखना है, और इसका जो शॉर्ट नाम है 99942, ये भी आपने याद रखना है। When it will be closest to Earth in 2029। एपोफिस को जो एस्टेरॉइड है इसे स्टडी किया जाएगा जापान, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो के द्वारा। सब ये पार्टनर्स हैं इसके लिए कि सब मिलके से करेंगे स्टडी। और एपोफिस इज अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड with a relatively large size about 335 meters wide। तो लगभग 335 मीटर ये चौड़ा है और अर्थ के नज़दीक है ये। और जो इसको खोज की गई थी, इसकी डिस्कवरी की गई थी 2004 में। अब आप सोचोगे इसका नाम एपोफिस कैसे पड़ा? तो एपोफिस इसका नाम जो इजिप्शियन लोग होते हैं, आपके जो इजिप्ट कंट्री है, वहाँ पे उनके जो देवता हैं, जो चाओस और डार्कनेस के देवता हैं। चाओस होता है आपका अराजकता, और डार्कनेस अंधेरे के जो देवता हैं, वो उनके देवता है सांप। एक सांप उनके देवता है, सर्पेंट उनके देवता है। तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है एपोफिस। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन मच स्मॉलर देन प्लैनेट। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एक रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं और सूरज के ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके जो प्लैनेट हैं, हमारे ग्रह हैं, उनसे छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024? तो कौन सा देश है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप किया है? तो वो है आपका वियना। वियना है कैपिटल ऑस्ट्रिया की। लिवेबिलिटी इंडेक्स मीन्स कौन सा ऐसा शहर है जो रहने योग्य है, सबसे बेस्ट, वहां की फैसिलिटी हर तरह से क्या है, नंबर 1 है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैप में भी दिखाया हुआ है। तो वियना ने टॉप किया है। अब ये आपने ध्यान रखना है कि जो ये रिपोर्ट बनती है, इसको असेस कौन करता है? इसे करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए जी, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, इसे कौन रिलीज करता है या इसे कौन असेस करता है? तो EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इन्होंने टोटल 173 सिटीज को पूरे वर्ल्ड में इन्होंने असेस किया। फिर उसके बेस पे 5 क्राइटेरियाज होते हैं, 5 की कैटेगरीज होती हैं, जिसके बेस पे ये क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। अब वो 5 की कैटेगरी क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर,
कल्चर एंड इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 चीजें जिस भी सिटी की या जिस भी देश की सबसे बेस्ट होंगी, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए रहने के लिए। तो इसमें वियना ने टॉप किया है। और जो आपका दमास्कस सीरिया है, ये बिल्कुल बॉटम में है, मतलब कि ये इसकी हर तरह से, ये जो 5 की कैटेगरी है उसमें इसको पुअर बोल सकते हैं परफॉर्मेंस है, इसलिए से बोला गया है ये बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है। वहीं साथ में हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान का कराची एंड बांग्लादेश की जो कैपिटल है आपकी ढाका। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। सीरिया की कैपिटल तो दमास्कस ही है एंड बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। तो इन्हें भी ये बोला गया है कि ये भी बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है, ये बॉटम 10 में आए हैं। टॉप 5 है आपका वियना ऑस्ट्रिया, फिर है कोपन हेगन डेनमार्क, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, कैलगरी कनाडा। सातवीं ना आपने एक चीज और करनी है, जैसे कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल तो वियना ही है, डेनमार्क की कैपिटल भी कोपनहेगन है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है वो ज्यूरिक नहीं है, वो है बर्न। तो कैपिटल्स भी आपने साथ में ना लर्न किया करनी है, जो भी कंट्री आपकी न्यूज में होती है। फिर उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है आपकी? कैनबरा। और कनाडा की क्या है? ओटावा। फिर बॉटम 5 में आपका है कराची पाकिस्तान, लागोस नाइजीरिया, अल्जीरस अल्जीरिया एंड ट्रिपली लीबिया। ट्रिपली लीबिया की ही कैपिटल है, अल्जीरस अल्जीरिया की ही है। तो इस तरीके से आपने ये भी लर्न करनी है। एंड दमास्कस सीरिया ये बिल्कुल ही लिस्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज संथाल हूल दिवस सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है आपका 30 जून को। हूल दिवस के बारे में देख लेते हैं क्या है। 4 भाई थे, 2 बहनें थी, ये आपकी संथाल ट्राइब से बिलोंग करती थी। इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश थे, जो इंपीरियलिज्म वाला टाइम था, उनके अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट किया था। क्यों रिवॉल्ट किया था? क्योंकि ये लोग इन्हें सप्रेस करते थे। तो इन्होंने बोला था कटो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये आपने याद रखना है। सिद्धू और कान्हो ने, जैसे आप महात्मा गांधी जी ने बोला करो या मरो, डू और डाई, तो इन्होंने बोला था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट पीजेंट था आपका ब्रिटिश, मतलब कि बहुत सारे जितने भी आपकी पीजेंट अपराइजिंग्स हुई हैं उसमें से एक ये भी था। और मुर्मू ब्रदर, इनके साथ 60,000 संथाल जुड़े हुए थे और इन सब ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंगेज थे गुरीला वॉरफेयर में। गुरीला वॉरफेयर जिसकी नींव किसने रखी है हमारे देश में? छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। तो लगभग 6 महीनों तक ये चला और फाइनली इन्हें क्रश कर दिया गया। 3 जनवरी 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे वो हमेशा करते थे सप्रेस कर देते थे, वैसे ही इन्होंने इसे सप्रेस कर दिया। और ब्रिटिश ने क्या किया, जो सिद्धू जी थे उन्हें अगस्त 1855 में फांसी पे चढ़ा दिया और कान्हो जी को फरवरी 1856 में। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रिजल्ट हमें मिला आगे देखने के लिए। जो इनके साथ में थे जो रिवोल्यूशनरी, वो लगे रहे और उसका रिजल्ट मिला। फाइनली ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, एक एक्ट पास करना पड़ा जिसका नाम है एसपीटी एक्ट 1876। ये आपने याद रखना है कि एक्ट कब आया है, जिसमें ये बोला गया कि जो भी आदिवासी लैंड है वो नॉन आदिवासी को नहीं दिए जाएंगे, ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो ये रिजल्ट मिला हूल का। आपका ये हूल इन्होंने आंदोलन किया था और बोला कि जो भी जमीन होगी वो इनहेरिट की जाएगी, जैसे वंश में दी जाती है ना, मेरी जमीन है आगे मेरे बच्चे को मिलेगी, मेरे बच्चे से आगे फर्दर उसके बच्चे को मिलेगी, तो वैसे ही किया जाएगा और आप अपने जमीन के मालिक खुद होंगे। इसी तरीके से एक और एक्ट बहुत फेमस है, CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कब आया था? ये 1908 में आया था। ये रिजल्ट था विरसा मूवमेंट का। विरसा जी बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके जो बर्थडे होता है ना, 15 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और उस दिन हम एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आप सबने सुना होगा जनजातीय गौरव दिवस। 2021 में हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम उस डे को सेलिब्रेट करेंगे और तब से हम उस दिन को मनाते हैं। और जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड के अंदर, वो बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानती है। तो इसलिए इनका रिजल्ट भी, इन्होंने भी क्या की थी, एक मूवमेंट की थी जिसमें बोला गया था कि प्लीज हमारी जो जमीन जगह है उनको ऐसे मत करो ट्रांसफर नॉन आदिवासी को। तो इसके लिए फिर इसका रिजल्ट निकला था छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट। कब आया था? 1908 में, जिसमें ये बोला गया, आपको ये भी याद रखना है कि किस एक्ट में क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया कि जो लैंड ट्रांसफर होगा वो सेम कास्ट में जाएगा। अगर कोई SC से है वो SC वाले को ही जाएगा, या आदिवासी है आदिवासी को ही मिलेगा। उन आदिवासी या दलित वाले उनका जो लैंड है वो बिल्कुल भी बेचा नहीं जाएगा। और पर्टिकुलरली ये किसके अप्रूवल से होगा? जो आपका DC होगा उस एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कमिटी इज ऑफिशियली नोन एज द कमिटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी कमेटी थी? ये थी मलीमठ कमेटी। क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी है जिसको ऑफिशियली जाना जाता है कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर रिफॉर्म लाने की बात कही गई और उसके लिए कमेटी बिठाई गई, तो उस कमेटी का नाम था मलीमठ कमेटी। इंडिया के 3 क्रिमिनल लॉज थे जो पहले किसी और नाम से जाने जाते थे, अब उन्हें रिफॉर्म कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से वो इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस कर रहे हैं, तो तो थोड़ा लेंथी है ये, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि इसको जल्दी जल्दी आपको रिकैप इसको पूरे को कर लूँ। तो इंडिया को रिप्लेस बोलते हैं, इंडिया हैज रिप्लेस इट्स कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉज विद अ सेट ऑफ 3 न्यू पिनल लॉज। These laws were first introduced by the center in August 2023. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ये जो लॉज हैं ये हमारे अभी सेंटर में इंट्रोड्यूस किए गए थे, कब किए गए थे? तो मैंने आपको ऐसे बोला भी था, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने एक बार करवाया एक शॉर्ट वीडियो में, कि अगस्त मतलब आग लगी थी कब लॉज को लेके? 2023 में आग लगी से अगस्त 2023 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और फिर अब ये आता है कि प्रेसिडेंट ने इसे असेंट कब दिया था? फाइनली जब ये आपके दोनों ही सभाओं में पास हो गया, उसके बाद जब ये हमारे राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो फाइनली वो उसके ऊपर क्या करते हैं? अपने सिग्नेचर करते हैं और कोई भी बिल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने इसे असेंट किया था 25 दिसंबर को। अब आपने ये ध्यान रखना है 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर को हमारे आदरणीय जो पहले हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है उस दिन 25 दिसंबर को। और उस दिन हम क्या डे मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसी दिन उन्होंने बोला आज तो गुड गवर्नेंस डे भी है, तो क्यों ना इसी खुशी में उन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रपति जी खुशी थे, उन्होंने क्या कर दिया, खुशी खुशी इस पे असेंट को दे दिया। और और इंट्रोड्यूस किसने किया था इनको लोकसभा में? इस बिल को अमित शाह जी ने किया था। अब याद रखना आईपीसी कोड 1860 का नाम चेंज हो गया है, वो बन गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी हमेशा ही बात करता था दंड की, इंडियन पिनल कोड मींस भारतीय दंड संहिता, जो सिर्फ दंड की बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम दंड की बात नहीं करनी है, हमने देखना है ऑल ओवर की क्या है क्या नहीं है, हमने न्याय भी देना है, तो नाम चेंज करके कर दिया है भारतीय न्याय संहिता। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईपीसी 1860 का न्यू नेम क्या है या फिर भारतीय न्याय संहिता है, इसका पुराना नाम क्या था? तो आईपीसी 1860। उसी तरीके से सीआरसीपी या सीसीआरपी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब इसका नाम बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का नाम बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2003 में जो ऑलरेडी चीजें थी आईपीसी में वो वैसी की वैसी रखी गई है, थोड़ी सी हेर फेर कर दी गई है। फॉर एग्जांपल आईपीसी में जो प्रोविजन थे कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है, असल्ट करता है, आपका हर्ट करता है किसी को, तो वो वैसा ही रहेगा, उसके लिए जो सजा थी वो वैसी ही रहेगी। लेकिन कुछ नई चीजें ऐड की हैं, उस पर आपने फोकस करना है। डायरेक्ट आपको दिया होगा वहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, ग्रुप रिलेटेड ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस कोई बहुत ही आप किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो या किसी का खून कर दे रहे हो। और साथ में टेररिज्म की नई डेफिनेशन इन्होंने चेंज मतलब कि इसमें ऐड ऑन की है, नई तो नहीं है पुरानी है, जो ऑलरेडी हमारे यूएपीए में है उसकी डेफिनेशन जो है टेररिस्ट अटैक को लेके उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए यूएपीए क्या है। यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कब आया था? 1967 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप राइट डाउन कर लेना। तो यूएपीए क्या है? इट स्टैंड्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। तो इसमें ये बोला गया है अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है देश के अंदर, कोई भी इस तरीके की हरकत कर रहा है जिससे हमारे नेशन की इंटीग्रिटी को खतरा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको डायरेक्ट उसको टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। और साथ में पेनल्टी क्या होगी? सीधा ही डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरा क्या चीज की गई है यहाँ पे, या कोई ऐसी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड, कोई किसी को क्या कर रहा है, शरण दे रहा है किसी को, तो उसको 5 साल की जेल सीधा ही, या 5 साल से पूरे मतलब कि उम्र कैद। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है कि किसी ने मिलकर कोई किडनैपिंग कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम कर रहे हैं, तो इसे भी ऐड ऑन कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग को ऐड कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड में होता है हमारा। मॉब लिंचिंग में क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर रेस या कास्ट के लोग 4-5 लोग मिलकर किसी का मर्डर कर देते हैं, जैसे कि अमृतसर में हुआ था। तो ये सब चीजें आपने याद रखनी है।
किसी रेस के बेस पे, किसी कास्ट के बेस पे, तो उसको भी ऐड ऑन कर दिया गया। अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसको भी अब सजा मिलेगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन। आप सबको पता है कि पहले आपका होता था कि 18 से नीचे जिसकी एज होती थी वो माइनर में आता था। गैंग रेप में भी, निर्भया कांड किसी ने भी नहीं होगा कि सुना नहीं होगा, सबने सुना है। अब आपका कर दिया कि 16 से 18 की एज का भी जो होगा, अगर वो गैंग रेप के अंदर ऐड है तो वो मेजर में ही काउंट होगा, नंबर 1। दूसरा, अगर कोई किसी को एडिशनली बोलते, इट क्रिमिनलाइजेस डिसेप्टिव सेक्सुअल एक्ट और फॉल्स प्रोमिसेस। अगर किसी को कोई झूठ मूठ में बोल रहा है कि मैं तेरे से शादी करूंगा और उसको किसी तरीके से उसके साथ सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, तो उसको भी अब क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और एक चीज और, सडिशन रिवीजन। सडिशन होता है राजद्रोह। पूरे बीएनएस ने एलिमिनेट किया पहले क्या था, जो पहले वाला जो कोड था आईपीसी आपका, ये आपके ब्रिटिश टाइम का था, तो इसमें ज्यादा फोकस किया था राजद्रोह के ऊपर। जैसे कि राजा के खिलाफ कोई कर रहा है तो आपको ये सजा, नेशन को नहीं देखा जाता था। अब राजा के ऊपर, मतलब कि राजद्रोह से वर्ड को हटा के अब क्या लाया गया है, नेशन वर्ड, कि नेशनल जो सवर्निटी है, यूनिटी है, उसको अगर कोई खतरा पहुंचता है, उसको कोई हार्म करने की कोशिश करता है, तो उसको सजा मिलेगी। डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब कि अगर किसी की लापरवाही की वजह से कोई मर जाता है तो पहले उसको 2 साल की सजा होती थी, ठीक है, जो सेक्शन 301A के अंदर आती थी। लेकिन अब उसे चेंज कर दिया गया है और बोला गया उसको 5 साल की सजा मिलेगी, और उसके लिए सेक्शन अलग से जुड़ गया है आपका 106 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। ये सिर्फ किसी एग्जाम के पर्पज से नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मतलब मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे कभी होता है किसी से धक्का लग जाता है और कोई ऊपर से बिल्डिंग से नीचे गिर जा रहा है, या सुंदरनगर वाला केस हुआ था, पुल से उसने उसको मतलब पुश हो गया था वो, तो अगर ऐसी कोई लापरवाही बरतेगा तो उसको सीधे ही 5 साल की सजा मिलेगी। किसके अंदर, जो आपका बीएनएस सेक्शन 101 क्लॉज 1, या सॉरी 106 क्लॉज 1, माय मिस्टेक। पहले था आपका आईपीसी का सेक्शन 304A। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, उसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ना लगे कि बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई डॉक्टर लापरवाही करते हैं तो उन्हें भी कम से कम 2 साल की सजा और साथ में जेल भी मिलेगी, है ना। 2 साल की सजा मतलब उनको पनिशमेंट तो मिलेगी, उसके साथ हो सकता है उन्हें साथ में कोई फाइन भी लगे। या फिर ऐसा हो सकता है, कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, बोल दिया कि आप समाज सेवा करिए, कुछ इस तरीके की दे दी सजा, की सजा भी होगी और साथ में आपका क्या हो गया, कोई अच्छा काम भी हो गया। हिट एंड रन के केस में जो बहुत कॉमन होता है, मंडी में भी हुआ था ये, और काफी जगह पे होता है हिट एंड रन केस, लोग मार के चले जाते हैं, तो अगर उसमें कोई पकड़ा जाता है तो 10 साल की जेल। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, उसकी वजह से ना थोड़े मिस्टेक हो रही है, मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, उसका नाम चेंज करके रख दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो बीएनएसएस ने मोस्टली प्रिजर्व किया है प्रोविजंस, जो भी आपके ऑलरेडी सीआरपीसी में थे उनको वैसा ही रखा गया है, थोड़ी सी इसमें और चीजें क्या कर दी है, ऐड कर दी है। जैसे कि इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर को थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया है, आपकी जो ट्रायल ड्यूरेशन है उनको कम कर दिया है, इन्वेस्टिगेटरी पावर जो है पुलिस की उनको एनहांस कर दिया, उनको थोड़ी और पावर दे दी है ताकि वो क्या कर सके और इफेक्टिव वे में काम कर सके। इम्प्लीमेंट जो टाइम है प्रोसीजर के लिए, उसमें भी इन्होंने क्या किया है, चेंज किया है। डिटेंशन कंडीशन में जैसे इन्होंने बोला कि जो बीएनएसएस है alters rules for under trials restricting release on personal bond for those accused in severe offenses including लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस एंड इंडिविजुअल फेसिंग मल्टीपल चार्जेस, कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस लगे, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर मर्डर का भी लगा हुआ है, उसने चोरी भी की हुई, उसने रेप भी किया हुआ है, तो वहां पे क्या, उसके लिए थोड़े से रूल्स रेगुलेशन जो थे ऑलरेडी जो पहले थे क्रिमिनल प्रोसीजर में, वो चेंज कर दिए गए हैं, थोड़ा सा उनको और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की है, ये जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वाला है उसको भी थोड़ा, किसी को चोट लगती है तो उसका बोलते हैं इसका मेडिकल करिए। मेडिकल करने के लिए पर्टिकुलरली हम क्या ले जाते थे पहले, ऐसे ही पोस्ट का जो कोई भी लेवल का इंसान होता था, आपको पुलिस ऑफिसर होते थे, उनको लेके जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि एसआई किसी भी अपने डिपार्टमेंट से किसी भी पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे आप जाइए, आप इनके साथ जाइए और आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, तो ज्यादा ईजी हो गया ना। नहीं तो हर जगह थोड़ी ना आपको मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे एसआई आपके जाएंगे, तो और ईजी हो गया आपका। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, मैंडेट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर क्राइम पनिशेबल बाय एटलीस्ट 7 years इम्प्रिजनमेंट, किसी को अगर 7 साल की सजा मिली है तो वहां पे मैंडेटरी कर दिया है कि वहां पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी ही है, जिस भी चीज के लिए वो उनको मतलब सजा मिली है 7 साल की।
साथ ही साथ इट रिक्वायर्स फोरेंसिक एक्सपर्ट्स टू कलेक्ट एविडेंस एट क्राइम सीन। वहाँ पे कलेक्शन करनी है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली, इसके ऊपर बड़ा फोकस कर दिया गया है। सैंपल कलेक्शन करने हैं। और एक चीज और ऐड की है कि अगर कोई इंसान अरेस्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर केस में, तो अगर पुलिस चाहे तो उसके फिंगर इंप्रेशन भी ले सकते हैं और उसके वॉइस सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नॉलेज के लिए। पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो, टचवुड भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप सबको ये चीजें बेसिक चीजें हैं, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए कि क्या लॉ है क्या नहीं है। तो टाइमलाइंस में द बीएनएसएस इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, ये आपने याद रखना है। मेडिकल रिपोर्ट ऑफ रेप विक्टिम, कम से कम 7 दिन के अंदर अंदर जो भी रेप का विक्टिम है उसकी जो है मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। और जजमेंट कम से कम 30 दिन के अंदर, जिसको आप मतलब कि एक्सटेंड, वो पहले होता था कि 30 डेज के अंदर, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 45 डेज तक। विक्टिम प्रोग्रेस अपडेट विद इन 90 डेज, विक्टिम की जो प्रोग्रेस अपडेट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो 90 दिन के अंदर मतलब वो पूरा आता रहना चाहिए। एंड चार्ज फ्रेमिंग विद इन 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग, जब फर्स्ट हियरिंग होगी तो उसके बाद क्या क्या उसके ऊपर चार्ज चूज लगे वो सब कुछ प्रॉपर से ये करना है। क्योंकि हम बोलते हैं हमारे इंडिया का लॉ बहुत स्लो है, तो उसको थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा समझ सकते हैं हम। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। Provisions for zero FIR registration have been created. Within 24 hours, the FIR will be transmitted to the jurisdictional police station. For example, मैं बैठी हूँ हमीरपुर में, लेकिन मेरा फ्रेंड है शिमला में, वहां पे उसके साथ कुछ क्राइम हो जाता है और वो किसी वजह से FIR नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगी, मैं यहाँ पे फटाफट से जाऊंगी और मैंने FIR कर लेनी है। तो जो जहाँ पे मैंने FIR की है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जिस एरिया में एक्चुअल में क्राइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल शिमला में हुआ है, वो शिमला को उसको ट्रांसफर करेंगे और वहां पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं था ना, तो इसका प्रोविजन कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो लास्ट था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी एक चीज बहुत अच्छी ऐड की गई है। पहले होता था कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन जजेस उसको नहीं सुनते थे क्योंकि उसको एविडेंस के तौर पे पहले लेते ही नहीं थे। आपकी प्राइमरी एविडेंस हमेशा क्या होता था, कागज, कागजों पे चाहे जो मर्जी लिखा है, चाहे आप खरीद के क्यों ना लेके आ रहे हो, लेकिन एविडेंस आपके वही माने जाते थे। तो उस चीज को भी अब फर्दर चेंज कर दिया गया है, समझते हैं इसको। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 BSB2 रिटेन्स मोस्ट प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वैसे ही रखे हैं, कुछ रिटेन ही रखे हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। हाउएवर इट इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशंस इंक्लूडिंग डेफिनेशन एक्सपेंशन, डेफिनेशन उन्होंने एक्सपेंड की है किस चीज की, द BSB2 broadens the definition of documents to include electronics records alongside traditional writing maps। इवन जो ट्रेडिशनल राइटिंग मैप जो पहले होता था, अब उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होंगे उनको भी उतनी ही मान्यता दी जाएगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस रिटेन इट्स स्टेटस, उन्होंने अपना स्टेटस वैसा ही रखा है। एंड कंपासिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते थे वो तो वैसे ही चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, उनको भी एड ऑन कर दिया गया है। एंड ओरल एंड रिटन एडमिशंस along with testimony from a qualified individual examining the documents are now considered secondary evidence। अब जो ओरल और रिटन होता था ना, जोर जबरदस्ती भी बुलवा लिया जाता है, उन सब चीजों को रखा है सेकेंडरी एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बहुत बड़ी जमीन की मालकिन हूँ और मैंने अपनी जमीन कर दी है किसी भी अपने पर्सनल कोई भी है मेंबर के नाम पे कर दी है, ठीक है। अब मैंने पूरी वो बेल वूल बना दी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना दिए हैं, लेकिन मुझे पता लगता है दूसरे ही दिन कि कुछ गड़बड़ है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, या मेरा इनका प्लान है मुझे मारना है, समथिंग कुछ भी ऐसा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर दी अपनी, या इलेक्ट्रॉनिकली कुछ अपना रिकॉर्ड कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड कर दी, और फिर जब वो कोर्ट में जाएगी, मान लो मेरा मर्डर हो गया और फिर वो कोर्ट में जाएगी, तो आपकी वो जो बनाई हुई थी कि हाँ ये मेरी पूरी जमीन का हकदार है, वो खत्म हो जाएगा जब वो वीडियो रिकॉर्ड सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में आप सभी ने अतुल सुभाष का वो वीडियो देखा होगा, उन्होंने पूरा बनाया था सुसाइड से पहले। तो ये सब चीजें आप क्या कर दिए, प्राइमरी एविडेंस में डाल दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी ओरल और रिटन जबरदस्ती लिए जाते थे वो सब किस में डाल दिए, सेकेंडरी एविडेंस। ओरल एविडेंस में BSB2 परमिट इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजन ओरल एविडेंस, वही सेम चीजें बोली हैं। एंड एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आर ग्रांटेड इक्विवेलेंट लीगल स्टेटस एज पेपर रिकॉर्ड। तो अब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है ना, उनको बिल्कुल बराबर का दर्जा दे दिया गया, लीगल स्टेटस दे दिया गया पेपर रिकॉर्ड की। तो अब ये आप सबको पता होना चाहिए। This includes information stored in semiconductor memory, smartphones, laptops, emails, server logs, location evidence, and voicemail.
इन सब किसी भी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें में ऐड ऑन कर दी गई है। इन सभी से रिकॉर्ड या कुछ भी कर सकते हो आप। चाहे आप सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, ईमेल, हर तरह का आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उनको प्राइमरी एविडेंस में ऐड ऑन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी आर सिमिलरली इनएडमिसिबल अनलेस वैलिडेटेड बाय अ मैजिस्ट्रेट। और जो भी कन्फेशन लेते थे ना पुलिस कस्टडी में, हो सकता है जबरदस्ती लिया हो, उसको बोलते हैं अब बिल्कुल भी नहीं तब तक मतलब मान्यता मिलेगी जब तक मैजिस्ट्रेट उस पे अपनी मोहर नहीं लगा देते हैं, है ना? वहां से वैलिडेशन मिलना जरूरी है। ये भी अच्छी चीज है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म। इसके ऊपर बनी थी रणवीर सिंह कमेटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन की डाली थी 4 मई 2020 को, जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की थी कि ये जो 3 कोड है जो भी अभी हमने पढ़े, पुराने आईपीसी था, सीआरसीपी था आपका, और साथ में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो उनको चेंज करो, उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसके जो हेड थे वो कौन थे? रणवीर सिंह। इसलिए कमेटी का नाम भी बड़ा रणवीर सिंह कमेटी। और ये रणवीर सिंह जी कौन थे? ये थे आपके वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अर्लियर कमिटीज ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। तो ये कौन कौन सी? पहले भी कुछ कमेटियां बनी है, जनरल साहब याद रख सकते हो, पॉलिटी का है ये सारा पार्ट। माधव मेनन कमेटी ऑन रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2007, एनआर माधव मेनन इसके हेड थे, इसलिए उनके नाम पे पड़ा। मलीमठ कमेटी जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑफिशियली नोन एज द कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये आपने याद रखना है। ये रह चुके हैं आपके केरला एंड कर्नाटका हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस। थोड़ा सा है यहाँ पे ओल्ड लॉ और न्यू लॉ के बीच में डिफरेंस। तो आईपीसी आपका एक तरफ थी 1860 और दूसरी तरफ थी आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये बना था आपका आईपीसी 1860 में और आपका बीएनएस कब बना? आपका 2023 में। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस क्या है आपकी? जो कॉलोनियल रूल रहा है हमारे ऊपर, तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे बना था। ये अभी हमारा जब देश आजाद हो गया तब बना है। लैंग्वेज इसमें अरैकिक थी, इसमें सिंप्लीफाइड और मॉडर्नाइज्ड है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस में कितने सेक्शन है। देखो सेक्शन कितने ज्यादा थे पहले आपकी, 511 सेक्शन थे। बोल आपने सुना होगा मूवी में कि आपके ऊपर आईपीसी की ये धारा लगेगी। जैसे आईपीसी की धारा सुनते थे ना, सेक्शन ये लगेगा, तो जो भी होता था वो डर जाता था बेचारा। अब उसको थोड़ा बीएनएस में कर दिया है कि नहीं आपको न्याय भी मिलेगा, तो थोड़ी राहत मिलेगी इंसान को। तो 358 सेक्शन है बीएनएस के अंदर, पहले वाले में थे 511। ऑफेंसेस है सेक्शंस ऑन सेडिशन, लेसन। पहले वाला जो था कि वो सेडिशन के ऊपर ज्यादा फोकस, राजद्रोह के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, देश की सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा नहीं सोचता था। अब इसको क्या कर दिया है, जो सेडिशन वर्ड निकाल के वहां पे डाल दिया गया है कि नेशन की सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, टेररिज्म, इन सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। साइबर क्राइम वर्ड पहले आता ही नहीं था, इसमें ऐड ही नहीं किया हुआ था। टेररिज्म की भी डेफिनेशन क्या कर दी है? चेंज कर दी है। सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये भी आपको पता है कि पहले इतना वो नहीं था, आउटडेटेड डेफिनेशंस थी, लिमिटेड रिकॉग्निशन दी गई थी मॉडर्न क्राइम्स को, उनके ऊपर सोचा नहीं जाता था। अब इन्होंने साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल हैरेसमेंट, इन सब चीजों को, डिजिटली भी अगर कोई वीडियो कॉल के थ्रू किसी को हैरेस कर रहा है, किसी का एमएमएस बना रहा है, उन सब चीजों को अब इसमें ऐड कर दिया है। नहीं तो एक टाइम था ऐसा, कुछ टाइम साल पहले बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था एमएमएस, ये सब चीजें। जेंडर न्यूट्रलिटी, सर्टेन सेक्शन जेंडर स्पेसिफिक था, अब आपका है मोर जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। जितने भी जेंडर हैं आपके, अब आपकी सिर्फ मेल फीमेल, मेन वीमेन वाला नहीं होता है। अब आपका क्या होता है, आपको पता है एलजीबीटी भी हमारा एक पूरा का पूरा कम्युनिटी है, तो उनके लिए भी अब क्या होंगे, सबके लिए क्या होंगे, जो भी जिस भी रेस का है, किसी भी सेक्स का है, उसके लिए क्या होंगे, न्यूट्रल प्रोविजन होंगे। फिर साइबर क्राइम, पहले इसके लिए बहुत कम रेफरेंस थी, अब इसको बहुत ज्यादा आपकी क्या दे दी है, रेफरेंस दी गई है। अब साइबर क्राइम भी बहुत, अगर कोई पकड़ा जाता है तो अच्छी खासी सजा होगी इसको। करप्शन जनरल प्रोविजन थे, अब थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर दिया गया है। बेसिक डेफिनेशन थी इकोनॉमिक ऑफेंसेस की, अब तो बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, तो इन सब चीजों के ऊपर क्या किया है और अच्छे से फोकस किया गया है। तो ये था आपका। यहाँ पे सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस बताया, हल्का हल्का बता देती हूँ। सिविल लॉ इज अबाउट सॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, वी इट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है मेरे और किसी एनजीओ के बीच में चला हुआ है, तो वो हो गया आपका वैसा। क्रिमिनल लॉ इज अबाउट पनिशिंग ऑफेंडर्स अंडर द चार्ज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, अगर कोई करता है, किसी का खून कर दे रहा है, कोई मर्डर कर देता है ना। द फंडामेंटल एम ऑफ सिविल लॉ इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें फंडामेंटल एम यही होता था कि जो भी सिविल लॉ के अगेंस्ट में क्या करना होता था कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या करना है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड जो भी रॉन्ग डोर्स है उनसे क्या करना है, बचाना है हमने अपनी सोसाइटी को। सिविल केस में टिपिकली विगिन होता था विद अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ज्यादा नहीं बोल सकते उसको, ऑफिशियली आप बोल सकते हो प्लेंटिफ। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां पे ज्यादा फोकस किसके ऊपर जाएगा, जो क्रिमिनल होगा, कि वो एलिजिबली कमिटेड है क्राइम में, क्या कर रहा है वो। द स्टैंडर्ड इज टू अ लिटिल डिफरेंट एंड इट इज कॉल्ड प्रीपॉन्डरेंस ऑफ द एविडेंस। यहाँ पे एविडेंस वगैरह ये सब चीजें भी होती थी, लेकिन यहाँ फोकस किया जाता है कि रीजनेबल डाउट ढूंढना पड़ता है।
है ना। द पनिशमेंट इज नॉट हार्श लाइक क्रिमिनल लॉ एंड वन पार्टी रिसीव द कंपनसेशन। मेजरली ऐसा होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी इसका। एंड पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम रिजल्टिंग इज इन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स। देखो, अगर किसी मेरे एक नोन थे, उनका एक केस चला था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी क्योंकि वहां से एक वायर जाती थी, वो एक कंपनी में काम करते थे और उनके पति की मृत्यु होगी कि उन्होंने वो वायर पकड़ ली। ठीक है। और मतलब कि वो लापरवाही थी, वहां पे करंट पास हुआ, वो किसी थी कंपनी की लापरवाही थी, तो उनकी वाइफ ने क्लेम किया कंपनी के ऊपर, बहुत साल तक केस चला। फाइनली क्या उसका रिजल्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि उन कंपनी को आपको जेल की सजा दे दी या कुछ ऐसा, उन्हें देना पड़ा कंपनसेशन, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जितना भी हुआ उनका डिसाइड। ठीक है। क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल मतलब कि आपने क्राइम किया, आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। आपने खून किया तो आपको उसके तहत, कैसा खून किया आपने, उस बेस पे आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको उम्र कैद मिलेगी। बस ये फर्क होता है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में। नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड बाय द ग्रीन मैपल फाउंडेशन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्री मैन ऑफ तेलंगाना से किसको ऑनर किया गया है, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा आपके एनवायरमेंट को रिलेटेड, तो उन्हें दिया गया है ग्रीन मैपल फाउंडेशन के द्वारा। वो है हमारे एन बालाराम जी, एंड ये है एक कंपनी के सीएमडी सिंगारेनी के। तो इन्हें ट्री मैन ऑफ तेलंगाना बोला गया है ग्रीन मैपल ऑफ फाउंडेशन के द्वारा, बोला नहीं गया, ऑनर किया गया। मीन्स इन्होंने क्यों दिया गया इनको, इन्होंने 18,000 सैम्पलिंग, मतलब इन्होंने 18,000 प्लांट की छोटे छोटे जो सैम्पलिंग लगाई है इंडिविजुअली, और साथ ही साथ में इन्होंने डेवलप किया है 35 मिनी फॉरेस्ट इन 6 डिस्ट्रिक्ट। तेलंगाना के ही अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है। तो इन्होंने एनवायरमेंट को बचाने के लिए इतना बड़ा काम किया, तो ग्रीन मैपल फाउंडेशन का काम ही है, अगर कोई कंपनी, कोई पब्लिक सेक्टर कुछ ऐसा काम कर रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे बोलोगे कि नहीं आप अच्छा करवा रहे हो, तो मेरा मन करेगा कि मैं और अच्छा करवाती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर आप बोलोगे कि यहाँ से गलत हो रहा है तो इसको करेक्ट करो, वो भी मैं करूंगी। लेकिन अगर हम किसी को भी एनकरेज करने के लिए उसको कोई अवार्ड दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा और बूस्ट होता है और वो सोचेगा नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करता हूँ इससे, तो इसीलिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। Consider the following statement regarding National Doctors Day. The day was established to commemorate and admire Dr. V.C. Roy. तो V.C. Roy जी का बोलते उनको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे। बिल्कुल सही है। थीम क्या रही, हीलिंग हैंड केयरिंग हार्ट। बिल्कुल सही है कि आपके जो हैंड्स हैं वो हीलिंग होने चाहिए। डॉक्टर्स के हैंड्स कैसे होने, हीलिंग ही होने चाहिए ना, केयरिंग हार्ट होने चाहिए उनके। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वीसी रॉय जी के बारे में। ये है हमारे वीसी रॉय। मेरी स्पीड फास्ट है क्योंकि हम ऑलरेडी इनको कर चुके हैं, और हम अभी हमारा क्या चला है, हमने जल्दी जल्दी रिकैप करना है क्योंकि आपको पता है सभी के एग्जाम निकलने वाले हैं, तो कोशिश करना है हमने 1 ईयर कंप्लीट करना है, पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। Honored with the Bharat Ratna in 1961 in recognition of his contribution to the medical field। इन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, और 1961 में इनको दिया गया भारत रत्न। तो मैंने आपको पहले भी करवाया था कि भारत रत्न इनको 1961 में दे दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला, उन्हें पता था कि 1962 में तो इंडो साइनो वॉर होने वाला है, लेकिन इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई होने वाली है, तो क्यों ना हमें अगले साल तो डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, तो हम इन्हें ना ऑनर कर देते हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने एक साल पहले ही 1961 में इनको ऑनर कर दिया। नेक्स्ट है, हु इज अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान। तो 12वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मान है किसे दिया गया, ये दिया गया डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। क्यों दिया गया होगा, विश्व हिंदी सम्मान है, जरूर इन्होंने हिंदी के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा, हिंदी को पूरे देश में फैलाया होगा, उसको कुछ एनकरेज किया होगा, तो इसलिए दिया गया। अब देखते हैं, ये जो सेंटर में बैठे ये है हमारे डॉक्टर उषा ठाकुर जी, और आप देख सकते हो पीछे लिखा हुआ है नेपाल भारत साहित्य समारोह हुआ ये। ठीक है। तो अब देखते हैं, मतलब कि ये क्या आपका हिंदी संवाद इवेंट हुआ। तो इसमें द हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया एम्बेसी ऑफ इंडिया नेपाल, मतलब कि जो भारत की जो एम्बेसी है नेपाल के अंदर, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो ये बोल सकते हैं इंडियंस ने ही इसको ऑर्गेनाइज किया। तो डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया ये कि उन्होंने हिंदी लिटरेचर में जो भी आज तक इतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने मोर देन 40 लिटरेचर्स को हिंदी और नेपाली में ट्रांसलेट किया है ना। तो उन्होंने क्या किया, मोर देन 40 लिटरेचर इन हिंदी या नेपाली उनको ट्रांसलेट किया और भाषाओं में, ताकि हिंदी लैंग्वेज को और लोग भी जाने। तो इसके लिए उनको बोला क्यों ना इनको तो ऑनर करना चाहिए, इन्होंने हिंदी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो ये अवार्ड दिया जाता है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है, एस जयशंकर जी, सुब्रमण्यम जयशंकर जी। तो ये भी आपने याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस इन 3 ईयर टू ऑनर पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डेवलपमेंट एंड स्प्रेडिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो हुई कहाँ थी एक्चुअल में, जो ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस थी ये हो चुकी थी, कहाँ पे हुई थी, ये फिजी में हुई थी। कब हुई थी, 2023 में हुई थी। लेकिन किसी रीजन से डॉक्टर ठाकुर जी वहां पे उसे अटेंड नहीं कर पाई। तो अभी हाल ही में जब ये विश्व हिंदी संवाद इवेंट हो रहा था नेपाल में, तो बोला क्यों ना इन्हें बुला के यहाँ पे ऑनर कर दिया जाए, और इन्हें ऑनर कर दिया गया। तो
तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ, जैसे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इन काठमांडू के अंदर। और जो आपकी हिंदी कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी, 12th नंबर की थी, वो हुई थी फिजी में 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिम पैक 2024? इसकी थीम रही पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। वी ऑल आर, मैंने आपको कहा था इसे याद रखना, वी ऑल आर पार्टनर्स, वी ऑल आर इंटीग्रेटेड एंड वी ऑल आर प्रिपेयर्ड। हम सब पार्टनर हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं अपने फ्यूचर एग्जाम के लिए या फ्यूचर जो भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए। तो पार्टनर्स इंटीग्रेटेड प्रिपेयर्ड, है ना। तो रिम पैक क्या है? रिम पैक एक लार्जेस्ट बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है एंड इसको लीड किया है यूएसए ने। तो यूएसए ने इसको किया। और रिम्पैक्ट क्या है? मतलब कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी, एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। आपको अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे नेवल की जगह एयरफोर्स लिखा हो सकता है, आर्मी लिखा हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये नेवल है। क्योंकि अब वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शन दिया है, वैसे नहीं। अब आपकी कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपने एक एक वर्ड का ध्यान रखना है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो रिम्पैक है इसको स्टार्ट किया गया था 1971 में। तो हम लोग पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने में मशरूफ थे और वहां पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलके क्या कर रहे थे, रिम्पैक कर रहे थे, है ना। तभी ये लोग कैसे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हम भी बहुत जल्दी डेवलप कंट्री में आ जाएंगे। एंड हाउएवर स्टार्टिंग इन 1974 द मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रांजिशन टू अ बाइनल इवेंट। पहले ये होता था हर साल, फिर 1974 में इन्होंने बोला नहीं, हमें ना इसे 2 साल में एक बार किया करेंगे। और अब हमने किसे भेजा, हमने भेजा आईएनएस शिवालिक को। इतनी बड़े लेवल का कोई नेवल एक्सरसाइज हो रही है तो वहां पे छोटी मोटी चीजों का काम नहीं है ना, बड़े कामों में हमारे, हम बोलते हैं ना हमारे सबसे बड़े देवता कौन है, शिव जी भगवान है, लॉर्ड शिवा, देवों के देव महादेव। तो बस वैसे ही हमने किसे भेजा, शिवाजी को भेजा, आईएनएस शिवालिक को भेजा, जो कि भारत की पहली स्टील्थ फ्रिगेट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन गया कि आईएनएस शिवालिक क्या है, आपकी इंडिया फर्स्ट स्टील्थ फ्रिगेट इन द शिवालिक सीरीज डेवलप्ड अंडर प्रोजेक्ट 17। जो प्रोजेक्ट 17 के अंदर बने थे आपकी शिवालिक सीरीज के स्टील्थ फ्रिगेट। स्टील्थ फ्रिगेट होते हैं लड़ाकू जहाज होते हैं आपके, तो ये भारत का पहला था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, बहुत बार आया भी है ये भी आपने याद करना है। एंड इट इज बिल्ट एट द मजागांव डॉक लिमिटेड। ये भी ध्यान रखना, ये बना कहाँ पे था, ये बना था मुंबई के अंदर मजागांव डॉक लिमिटेड के अंदर। और इसको इंडियन नेवी में इसकी नौकरी कब लगी थी, 29 अप्रैल 2010 में। मैंने कहा था हमारी नौकरी लगती है तो ज्वाइनिंग होती है, कुछ होता है, फिर रिटायर होते हैं। लेकिन जो भी ये आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप होते हैं, इनके लिए हम वर्ड करते हैं कमीशन और डीकमीशन। कमीशन मतलब जॉब लग गई, डीकमीशन जब ये रिटायर हो जाते हैं। तो ये कमीशन हुए थे 29 अप्रैल 2010 में। फीचर्स यही है, ये यूज करता है आपका कोडो का कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो यूरोपियन यूनियन है, जो बहुत सारे यूरोप की कंट्रियों से मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बना है, उसके जो यूरोपियन काउंसिल है उसके न्यू प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, वो बनाया गया एंटोनियो कोस्टा। इतने सारे यूरोपियन कंट्री बहुत कॉस्टली है ना, तो कोस्टा जी को क्या बना दिया, यूरोपियन काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बना दिया एंटोनियो कोस्टा को। तो एंटोनियो कोस्टा बन चुके हैं आपके यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। ये है एंटोनियो कोस्टा जी, है ना, पिक्चर्स भी लगाई हैं तो आपको अच्छे से याद रहे। तो ये इससे पहले क्या थी, ये फॉर्मर पीएम रह चुके हैं आपके पुर्तगाल के, है ना, जो पोर्तुगल है उसके रह चुके हैं। जो हमने बहुत पढ़ा है कि हमारे देश में पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा के बारे में आप सबने सुना होगा, वो क्या था, पोर्तुगीज ही थे वो। तो ये भी क्या है, उसी देश से बिलोंग करते हैं, पोर्तुगल से। तो विल रिप्लेस चार्ल्स माइकल ऑफ बेल्जियम। तो पहले जो बेल्जियम कंट्री के थे चार्ल्स माइकल, उन वो थे यहाँ पे पहले इसके इस पोस्ट पे, उनको रिप्लेस करके अब आ चुके हैं। ये भी आपने याद रखना है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो चार्ल्स माइकल को रिप्लेस किया एंटोनियो कोस्टा ने। एंड टेक चार्ज ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो उन्होंने अब अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है 28 मेंबर स्टेट का, और ये लोकेटेड है आपका प्राइमरी कहाँ पे, यूरोप के अंदर। और यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च की थी एक सिंगल करेंसी चलती, जितनी भी कंट्री है इसके अंदर यूरो चलती है उनमें। और कैपिटल कहाँ है यूरोपियन यूनियन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसकी क्या है, आपकी कैपिटल है। और देखो बेल्जियम के ही पहले थे आपके चार्ल्स माइकल, जिनको रिप्लेस किया है एंटोनियो कोस्टा ने। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे साथ में, ये है आपका बेल्जियम, तो ये आपने ध्यान रखना। और ये है पोर्तुगल। तो सोचो ये पूरा देखो यूरोपियन यूनियन है आपका, ये सारे जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब ने मिलके क्या बनाया हुआ है, यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है। ठीक है, तो पोर्तुगल यहाँ है। अब एंटोनियो कोस्टा जी यहाँ पे बैठ के लीड करेंगे, और आपकी बेल्जियम वाले जो यहाँ पे थे उनको बोला आप जाइए, आप आराम फरमाइए। तो ये आपने याद रखना है।
ओके। और साथ में आपको एक चीज और याद होगी कि जो G20 कंट्रीज हैं, अभी हाल ही में G20 कंट्री का क्या हुआ था आपका, हमने होस्ट किया था ना G20 का, जो समिट जितने भी हुए थे हमने होस्ट किए थे वो। तो उसके अंदर आपके 19 तो उसमें कंट्री हैं, लेकिन एक उसके अंदर है यूरोपियन यूनियन, मतलब ये जितने भी देश है आपके सारे के सारे उसके अंदर आते हैं, और 19 अलग कंट्रीज हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन ना एक अच्छे एग्जाम में आया था, आई थिंक अलाइड में क्वेश्चन आया था कि जो G20 है इट कॉम्प्राइजेज, तो इसमें क्या क्या आता है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि इट कॉम्प्राइजेज 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। ऐसा नहीं करना है 20 कंट्री नहीं करना है, वहां पे ऑप्शन में 20 कंट्री भी था, तो वो नहीं करना है, आपने करना है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। और इसको होस्ट किसने किया था, इंडिया ने किया था ना 2023 में। Not all nations of Europe are members nations of the European Union. There are 44 countries in Europe as per the United Nations. However, the European Union so far consists only of 28 members. तो पूरा ये बताया है इसके बारे में कि जितने भी, ऐसा नहीं यूरोप के ही मेंबर नेशन इसके अंदर है, बोलते हैं 44 कंट्रीज यूरोप की हैं एज पर द यूएन, और हाउएवर बोलते हैं यूरोपियन यूनियन सो फार कंसिस्ट ओनली ऑफ 28, पहले 28 मेंबर थे, अब 44 इसके अंदर ओवरऑल आ गए हैं। सिप्रस लाइज होल इन एशिया बट इज एट टाइम्स कंसिडर अ यूरोपियन कंट्री। देखो जो सिप्रस से बोलते हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर किया जाता है आपकी यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद है, अभी प्रेजेंट में हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि देर आर 44 कंट्री इन यूरोप एज पर द यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड नेशन बोलता है कि यूरोप के अंदर 44 कंट्रीज है, लेकिन हाउएवर जो यूरोपियन यूनियन बोलता है ये नहीं, हमारे अंदर जो 28 मेंबर्स ही हैं। और अगर आप ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा ना कि कितने आते हैं इसके अंदर, तो 28 है, ये ध्यान रखना आपने, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, 44 नहीं है 28 है। ओके। फिर है आपको उसके बाद, नॉट ऑल मेंबर नेशंस यूज द कॉमन करेंसी, बोलते जितने भी जो मेंबर नेशन हैं वो क्या करते हैं, दे यूज द, ऐसा नहीं कि सब वो कॉमन करेंसी यूज करते हैं यूरो। ओनली 19 मेंबर स्टेट कंसिडर द यूरो एज देयर करेंसी, बोलते सिर्फ 19 मेंबर स्टेट हैं आपके जो क्या करते हैं 28 में यूरो को अपनी करेंसी के तौर पे यूज करते हैं। हाउएवर अ फ्यू कंट्री इन यूरोप लाइक मॉन्टेनेग्रो एंड कोसोवो इवन दो नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन यूज द यूरो। बोलते देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मॉन्टेनेग्रो और कोसोवो है वो आपकी यूरोपियन, मतलब कि नहीं आती इसके अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर, फिर भी वो क्या करती हैं आपकी यूरो को क्या करती है, यूज करती हैं एज देयर करेंसी। अंडर द शेंजन एग्रीमेंट you have to get a visa from just one of the European country and that allows you entry in most of the other European Union countries. अब बोलती ये जो आपका शेंगन एग्रीमेंट है इसके अंदर ये है कि अगर आपको किसी भी एक यूरोपियन कंट्री से मतलब वीजा मिलता है ना, तो आप जितनी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्री आती है 28, आप सब में जा सकते हो, आपको एंट्री अलाउ है, अच्छी बात है वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड, तो ये है पी गीता जी, है ना, माँ सरस्वती के हाथ में गीता भी होती है, तो बस वैसे कोरिलेट करके कर लेना आपने, पी गीता, एंड पी गीता विंस फर्स्ट एवर के सरस्वती अम्मा अवार्ड। तो ये है आपकी के सरस्वती अम्मा जी जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ये एक पायनियर फेमिनिस्ट थी, कौन सी लैंग्वेज में, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने ध्यान रखना ये कौन सी लैंग्वेज में थी, ये फेमिनिस्ट लिटरेचर थी, ये मलयालम की। के सरस्वती अम्मा अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय द विंग्स, विंग्स है विमेन इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स केरला फॉर फैमिली स्टडीज के लिए ये दिया गया, मतलब इनको इंस्टीट्यूट किया गया था इन्होंने फैमिली स्टडी के इसमें ना। फैमिली स्टडी पता क्या होता है कि जैसे कि जो वीमेंस को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे इनके साथ कैसा अच्छा हो रहा है बिहेव कि नहीं, वहाँ पे क्या जेंडर पैरिटी है कि नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की, तो इसके लिए ये फिर इंस्टीट्यूट किया गया। तो अगर कोई भी इस फील्ड में कोई काम करता है तो उनको दिया जाता है, वैसे इस बार इनको पी गीता जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द न्यू जापानीज बैंक नोट, जो आपका जापान है, जापान ने जापानीज जो उनके बैंक नोट हैं उसके ऊपर इन्होंने नई टेक्नोलॉजी यूज की है, तो वो है कटिंग एज होलोग्राफी, ये आपने याद रखना है। ये देखिए ये आपकी इनके नोट, इसके ऊपर इन्होंने लगाए हैं जो भी इनके देश के कोई हिस्टोरिक फिगर है उनकी फोटोज लगाई हैं, इन्होंने लॉन्च किया था 3 जुलाई को, और ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कटिंग एज होलोग्राफी को क्या किया, यूज किया है। अपने जो पोर्ट्रेट्स होंगे, हिस्टोरिक फिगर्स होंगी, उनको अपने नोट पे लगाएंगे, और जब ये ऐसे उनको आप उठाओगे ना, उसको देखोगे तो आपको लगेगा जो ये हिस्टोरिक फिगर है 3D इसमें घूम रही है ना, हम हमारे थोड़ी ना, हम अगर बापूजी की इसको देखेंगे घूमती है, नहीं घूमती है, तो इनकी घूमेगी। और साथ ही साथ इस पे टेक्टाइल मार्क्स होंगे, अगर टेक्टाइल मार्क हैं तो आप एकदम से कोरिलेट कर सकते हो ये किसके लिए होंगे, जो विजुअली इंपेयर्ड है वो भी इसको इजीली क्या कर सकते हैं, टच से ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये कितने रुपए का नोट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डीएलएस मेथड, है ना, जो डकवर्थ लुइस मेथड है, इसको यूज किया जाता है क्रिकेट में। क्या है ये है, अगर मान लीजिए 2 देशों का मैच चला है,
इंडिया और यूएस के बीच में मैच चला फॉर एग्जांपल, और यूएस खेल चुका, अभी इंडिया की टर्न आनी थी, लेकिन किसी वजह से वहां पे होगी बारिश, बारिश की वजह से ग्राउंड आपका क्या हो जाएगा, खेलने के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए बनाया गया था डकवर्थ लुईस मेथड, कि अगर कोई रेन कटेल मैचेस हो रहे हैं तो उसमें ऐसे रूल्स रेगुलेशन किए जाएंगे। थोड़ा हो सकता है, अब उसको डिटेल में देखना पड़ेगा कि भी कुछ आपके मतलब कि स्कोर कम हो, कुछ ऐसा हो ताकि फेयर हो, क्योंकि पहले वाले तो बड़े अच्छे वेदर में खेल चुके हैं। तो इसका आंसर होगा टू कैलकुलेट अ फेयर टारगेट फॉर द सेकंड टीम्स इनिंग्स इन रेन कटेल मैचेस। तो ये है फ्रैंक डकवर्थ जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने ही इन्वेंट किया था डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड को। तो इनका निधन हो गया, इसलिए ये न्यूज में आ गया। ऐसा नहीं था कि ये मेथड आपका न्यूज में था, जिन्होंने इसे बनाया था, जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी, उनका देहांत हो गया है, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है, फ्रैंक डकवर्थ मेथड। ये एक स्टैटिस्टिशियन थे, आपके सांख्यिकी थे। His formula is used to determine results in rain curtailed cricket matches। और ये जो मेथड था सबसे पहले यूज कब किया गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज किया गया था 1997 में, 1997 में। लेकिन आपको ये याद है इंडिया ने कब इसको अडॉप्ट किया था, तो हमने इसे अडॉप्ट किया था 2001 में। और बाकी हमने ये देख लिया कि कैसा है, स्टॉपेज वगैरह जब हो जाती है बैड वेदर की वजह से, तो वहां पे डीएल मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका, तो बोलते हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंक उसमें लॉन्च किया है, रिलीज किया है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स है उसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है, उसको रिलीज किया है IMF ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उसमें भारत का क्या रैंक रहा है, 72। तो मैंने आपको बोला था, आप ऐसे याद रख सकते हो, मोदी जी बोल रहे हैं सभी को, अपने यूथ को, कि एआई की फील्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, है ना, साथ दो। तो 7 और 2 72। तो दिस टूल विल सॉर्ट एंड रैंक 174 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन